करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बैठे बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया या फिर आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है और इसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों में मोड़ने में जोड़ों को मोड़ने में बेहद तकलीफ होती है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि 100 से भी अधिक किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। आर्थराइटिस से व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बुरी तरीके से प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक आर्थराइटिस ये गठिया के उपचार में सबसे पहला कदम आंतों को विष विहीन करना होता है, क्योंकि वहां पे सड़ रहे तत्व ही रक्त के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं और फिर समस्या खड़ी होने लगती है। आर्थराइटिस से बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार ये उपाय कारगर है। आयुर्वेद के जरिए गठिया या फिर आर्थराइटिस से निजात पाने के लिए और आर्थराइटिस से बचने के लिए भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे उपाय हैं जिसको करने के बाद बाकायदा उससे छुटकारा मिल सकता है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव। और सबसे पहले डॉक्टर विजय कुमार का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, स्वागत है आपका। और आपको बता दें इनके बारे में कि IMS और साथ ही BHU वाराणसी से काया चिकित्सा में MD और PhD किया है इन्होंने, और उसके अलावा पिछले 10 सालों से BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी आप कार्यरत हैं। आपने भारत और मलेशिया में आयुर्वेद पर कई विषयों पर शोध किया हुआ है और डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने आयुर्वेद पंचकर्म पर 2 बाकायदा किताबें भी लिखी हैं और इनके नाम 9 पुरस्कार भी हैं। 44 शोध प्रकाशित इन्होंने किए हैं और आपको मलेशिया में प्रतिष्ठित काशी रत्न पुरस्कार से भी बाकायदा नवाजा गया। तो ये थे डॉक्टर विजय कुमार का परिचय। और अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और गठिया साथ ही आर्थराइटिस का इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आपको बता दें कि इन फोन लाइन्स के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आर्थराइटिस से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं, चाहे फिर वो घरेलू नुस्खे हों या फिर इसके अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं आयुर्वेद में, खास तौर पे कौन से वो तरीके हैं जिसके चलते बाकायदा आप आर्थराइटिस से या गठिया के रोग से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय कुमार जी, आर्थराइटिस या फिर ये कह लीजिए कि गठिया की समस्या कोई आज की नहीं बल्कि एक उम्र के बाद इस समस्या से लगभग कई लोग दो चार हो चुके हैं। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आयुर्वेद के मुताबिक गठिया या आर्थराइटिस होने के आखिर सबसे अहम कारण क्या होते हैं, ताकि उन कारणों का ही कुछ इलाज किया जा सके ताकि समस्या ही ना हो। तो कारण क्या है ऐसे में? डॉक्टर विजय कुमार जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आखिर ये आर्थराइटिस होने के कारण क्या होते हैं? हाँ, आर्थराइटिस के जो आयुर्वेद में प्रमुख कारण बताए गए हैं वो सारे कारण हैं जिनसे कि शरीर में वात रोग बढ़ता है। वात एक प्रकार का दोष है शरीर में। जब वो शरीर में मात्रा से अधिक बढ़ता है तो वात संबंधित व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उनमें से आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस को जो आयुर्वेद में है वो कई प्रकार के संधिगत रोगों में वर्णन किया गया है इनका। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप बिल्कुल बताइए क्या कारण है। आवाज तो बिल्कुल आ रही है। संधिगत रोग जो है वो प्रमुख रूप से एक आम वात है, एक संधिगत वात है और एक वातरज है। ये 3 प्रकार के संधिगत रोग आयुर्वेद में प्रमुखता से बताए गए। इसमें आम वात रोग जो है ये गंभीर प्रकार का एक आम वात व्याधि है। हाँ। और
इसमें जोड़ जो है वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है और ये जोड़ टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जो रोगी व्यक्ति रहता है उसके हाथ पैर की उंगलियां जी जाते हैं और इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा चलने में दिक्कत रहती है रोगी को, बिल्कुल आक्रमण हो जाता है, कई बार घुटने के बल चलना पड़ता है और ये ज्यादातर रोग महिलाओं में मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये रोग ज्यादा होता है। और दूसरा रोग जो है वो संधिगत वात है। आम वात में एक और खास बात है कि आम वात का रोगी जो है इसको बैठे बैठे भी स्थूल रहता है, दर्द रहता है, जबकि संधिगत वात जो है दूसरी जो मैं जाति में बताऊं कि इसका रोगी जो है ये चलते समय ही इसको जोड़ों में दर्द होगा और बैठे बैठे रोगी को ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब ये उठ के चलना शुरू करता है तो शुरू के कुछ कदम इसको बहुत तकलीफ रहती है, जोड़ों में सूजन भी रहती है, खास करके घुटने की संधि को जकड़ता है और कई बार कूल्हे की संधि को। इसके अतिरिक्त जो तीसरा प्रकार है वो वात रक्त है। वात रक्त ज्यादातर सिंगल जोड़ से शुरू होता है, खास करके अंगूठे की मूल की जो बेस रूट की जो पहली संधि है उस पर, या हाथ का अंगूठा भी हो सकता है, पैर का अंगूठा भी हो सकता है। इसके बाद और ये बड़े जोड़ों को भी धीरे धीरे परेशान करता है, आक्रांत करता है और उनमें भी ये सूजन, लालीपन और थोड़ा सा टेढ़ापन ला देता है। घुटनों में जो है वो दोनों में कई बार नहीं तो ज्यादातर ये सिंगल ज्वाइंट को इन्फ्लेम करता है। मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस इसको कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस। इसमें सीरम यूरिक एसिड बढ़ता है। आज की अगर हम विज्ञान से जोड़ें इसको तो इसमें जो गाउटी आर्थराइटिस है इसमें सीरम यूरिक एसिड जो 2 से 7 के बीच में रहना चाहिए या 3 से 7 के बीच में, इससे ज्यादा मिलेगा 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। आम वात के रोगी में आरए फैक्टर, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर कहते हैं, ज्यादातर रोगियों में ये पॉजिटिव मिलता है, इसको सीरो पॉजिटिव आरए बोलते हैं। सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा, एंटी-सीसीपी भी कई बार बढ़ा रहता है। और संधिगत वात के रोगियों में तो एक्सरे से ही ज्यादा डायग्नोसिस हो जाती है कि इनमें बोनी स्पर बने रहते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी इसी तरह से बताए गए हैं लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस करने के लिए, और मॉडर्न में भी ये इसी प्रकार से ही बताए गए हैं। बिल्कुल। अभी आप तो डॉक्टर जी हाँ। डॉक्टर विजय कुमार, अभी आप कह रहे थे कि पुरुषों से ज्यादा ये जो समस्याएं होती है वो महिलाओं में होती है, तो उसका कोई खास कारण है क्या? महिलाओं में आम वात की समस्या जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ। ये अगर 3:1 का रेशियो है, जैसे 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 75 रोगी आपको मिलाकर महिला मिलेंगी और 25% जो है वो रोगी पुरुष होंगे। ये आम वात के लिए है। संधिवात का जो रोगी है ये महिला और पुरुषों में ज्यादातर उम्र के साथ जो 40 से ऊपर 50-60 साल के आसपास के लोग रोगी हैं, इनमें मिलना शुरू होता है। पुरुषों में कूल्हे का आर्थराइटिस ज्यादा होता है और महिलाओं में घुटने का, लेकिन आजकल देखते हैं कि दोनों में ही घुटने का आर्थराइटिस कॉमन है। और गाउटी आर्थराइटिस सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ने पे है, ये ज्यादातर पुरुषों में होता है, नॉनवेज खाने से या और दूसरी प्रकार की डाइट लेने से ये आता है। बिल्कुल, जो ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट है, प्यूरिन जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप गठिया से संबंधित या फिर आर्थराइटिस से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के नीचे के हिस्से में देखेंगे तो बाकायदा वहां पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तो नंबर्स पे कॉल करके भी आप डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव से बाकायदा सवाल कर सकते हैं, गठिया से संबंधित, आर्थराइटिस से संबंधित, इस तरह की समस्याओं से संबंधित। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधे उनसे पूछ सकते हैं। विजय कुमार जी, अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि एक 40 के बाद से ये समस्या ज्यादा शुरू होती है, खासतौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं में ज्यादा है, जैसा कि आपने कहा, तो ये अक्सर समस्या इसमें क्या है? 40 के बाद ही समस्या क्यों शुरू हो जाती है? क्या शुरू से ही खान पान को लेकर कोई परेशानियां होती है जिसकी वजह से नतीजा 40 के बाद भुगतना पड़ता है? इस पर तो अभी कुछ खास रिसर्च नहीं हुई कि महिलाओं को क्यों ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है और जिसका कि जो हमारे शरीर की जो प्रोटीन है वही हमारे शरीर के जोड़ों के खिलाफ कार्य करने लगती है, एक तरह से एंटीजन की तरह काम करने लगती हैं। कुछ खास तरह की प्रोटीन है और वो जोड़ों की ही कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने लगती है। जो खास कारण मॉडर्न में बताया गया वो ये है। आयुर्वेद में हमारी जो इस व्याधि का जो प्रमुख कारण है उसको हम आमवात कहते हैं और इस रोग में आम का मतलब होता है कच्चा। जो हम बोलते हैं कि आम मीन्स कच्चा। तो जब हमारा पाचन कमजोर रहता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी में, तो जो फूड है, जो हम खाना खा रहे हैं, ये ढंग से पाचन नहीं होगा इसका। तो जब पाचन नहीं होगा तो
अच्छे से न्यूट्रिएंट शरीर में नहीं जाएंगे। वो एक मेल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कि हैवी रहते हैं वो, और आम की लाइक सब्सटेंस बनते हैं जो कि कच्चे होते हैं, पूरे फुल्ली मेच्योर नहीं होते हैं, तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो सिस्टम में जाते हैं, तो भी वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो वहां पे वो आम रस कहलाते हैं। एक जगह वो आम अन्न होते हैं, एक जगह आम अन्न रस कहलाते हैं। अन्न और आम जो ये रस है, ये शरीर की विभिन्न जगहों पर जाके अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स और डिजीज पैदा करता है। इसमें एक सबसे जो प्रमुख व्याधि है बताई है आयुर्वेद ने, वो अमृत। बिल्कुल। बना हुआ आम या बना हुआ आम बढ़ी हुई वायु के साथ जोड़ों में जाके आम वात नाम की व्याधि को उत्पन्न करता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसमें क्या है कि दोनों तरह की बीमारियां हैं, मतलब एक आम भी बढ़ गया है और एक तरफ वात व्याधि, वात दोष भी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जॉइंट को इन्फ्लेम करते हैं। ठीक है डॉक्टर विजय जी, यहाँ पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक दर्शक भी जुड़ गए हैं। अपना सवाल पूछिए जरा। मध्य प्रदेश से जुड़े। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए जल्दी से अपना। हाँ, आपके पास टेलीविजन चल रहा है, आप जहां बैठे वहां टेलीविजन चल रहा है, उसको वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज साफ आ सके। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, सवाल नाम तो मैंने बता दिया, सादिक हुसैन सिद्दीकी मेरा नाम है जी, सवाल पूछिए। इलाहाबाद से हूँ मैं जी। सवाल ये है कि ये आयुर्वेद वाले ये कह रहे हैं कि साहब मैं दवा से इसको ठीक कर सकता हूँ, जबकि जो है वो एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स जो हैं वो सब ये कह चुके हैं कि भाई ये बिना ऑपरेशन, बिना गुर्दी के बदलने से आपका दर्द खत्म नहीं हो सकता। तो ये दोनों में इतना जबरदस्त डिफरेंस है कि ये कैसे हो सकता है? ठीक है डॉक्टर विजय कुमार जी, ऊपर बताएंगे जरा, और आपको कौन सा संधि, मतलब आपको कौन सी बीमारी उन्होंने बताई है, जॉइंट का कौन सा डिजीज बताइए? अरे उन्होंने जो है वो ये गठिया बताया है, आप घुटनों में दर्द है, वो सब जो है वो बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। क्या है ना कि आयुर्वेद ने गठिया आम भाषा में गांठ की सभी व्याधियों को गठिया कहा है। जैसे आम तौर पे लोग बोलते हैं कि जोड़ के सभी रोग, क्योंकि जोड़ गांठ कहलाते हैं, तो गांठ से वो शब्द गठिया बन गया कि गठिया रोग है, मतलब गांठों का रोग है। तो कौन सा स्पेसिफिक बताया है आपको? संधिगत बात बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिद्दीकी जी जुड़े हैं आप हमारे साथ? हेलो, हाँ मैं जुड़ा हूँ, मैंने कह दिया यस। वो पूछ रहे हैं ना कि हाँ यही बताया है। संधिगत बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी हाँ, संधिगत बात है। देखिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर वो शुरुआत में ही आ जाते हैं जिनमें बहुत डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, जिसमें बो लेग हो जाता है, घुटने जो है वो घूम जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इनिशियल स्टेज में अगर बीमारी शुरू होने के आप 3 साल 5 साल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत मतलब हद तक आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि सिद्दीकी साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विजय कुमार जी, इससे पहले कि हम इलाज पर आए, आर्थराइटिस के गठिया के इलाज पर आए, उससे पहले हम अपने आयुर्वेद की कुछ औषधियां का प्रयोग करते हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त कुछ पंचकर्म की चिकित्सा है, जैसे जोड़ों पे गर्म तेल से मालिश करना, गर्म सिकाई करना और जोड़ों पे गर्म तेल को रखना। इससे फायदा होता है डॉक्टर विजय कुमार जी? हमारे यहाँ दैनिकली रोज ही करीब हम लोग 15 से 20 पेशेंट का इस तरह का इलाज करते हैं जो हमारे यहाँ रोज होते हैं। और आप जहाँ के भी हैं, आपका निश्चित रूप से कोई आयुर्वेदिक अस्पताल होगा, वहाँ पे पंचकर्म की सिकाई की सुविधा जरूर होगी। और कुछ खास औषधियाँ हैं, संजीवनी बटी है, गोदंती है, सूजन कम करने के लिए पुनर्नवा मंजूर है, जोड़ों की जकड़न करने के लिए यवछार है। इसके अलावा गुगुलू की औषधियाँ हैं, जैसे योगराज गुगुल, कैशोर गुगुल, इनसे और कुछ पाचन की बढ़ाने की या पाचन अच्छा करने की औषधियां हैं, जैसे चित्रगादी बटी है या अग्नितुंडी बटी है या हिंगवास्टर चूर्ण है। इससे हम आम की जो मात्रा है उसको कम करके और वात को कंट्रोल करके बहुत हद तक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। ठीक है डॉक्टर विजय कुमार जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को शुरुआती दौर में गठिया की समस्या शुरू होती है, तो आखिर उसके शुरुआती लक्षण क्या है, ताकि किसी व्यक्ति को, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसे इस तरह की समस्या हो रही है तो शुरुआती लक्षण किस तरह के होते हैं, ताकि वो समय रहते ही डॉक्टर का रुख कर सके? जी, जैसे मैंने बताया है ना कि प्रमुख रूप से
जो हमारे संधि के रोग हैं ये 3 प्रकार के हैं। एक आम वात है, संधिवात है और वातरक्त है। आम वात की रोगी ज्यादातर महिला होगी, 20 से 40 साल की उम्र के बीच की होगी। शुरुआत में इसके दोनों जोड़ों पे एक साथ बीमारी शुरू होगी। जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर है ना, तो दोनों कलाइयों में एक साथ दर्द होगा, दोनों तरह की उंगलियों में एक साथ आएगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं। इसी तरह से पैरों में भी दोनों एड़ी, दोनों पंजे या दोनों कंधे या दोनों कोहनी, इस तरह से एक साथ दोनों हाथों में दर्द शुरू होगा। जोड़ों में सूजन होगा, दर्द होगा, चलाने में उसको बहुत दिक्कत होगी, काम करने में, आटा गूंथने में, बाल काटने में, कोई भी चीज कस के पकड़ने में। ये जो महिला होगी ये इस तरह के काम नहीं कर पाएगी। इसको हल्का मंद ज्वर होगा, बुखार, इसका पाचन अच्छा नहीं होगा, इसको मोशन ठीक से नहीं होगा, इसको चलने फिरने में, अपने दैनिक कार्य करने में भी तकलीफ रहेगी। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है आम वात के, जिसमें आम के भी लक्षण मिलेंगे और बढ़ी हुई वात के या संधि के भी लक्षण मिलेंगे। बिल्कुल। दूसरा मैंने बताया कि संधिवात। संधिवात की उम्र जो है वो 40 साल के ऊपर मिलती है। पुरुष महिला दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर ये एक जोड़ से शुरुआत होती है और बड़े जोड़ से, या तो घुटने के जोड़, कूल्हे का जोड़, या कंधे का, या गर्दन और कमर का। तो किसी एक बड़े जोड़ से शुरुआत होगी, फिर बाद में दूसरा जोड़ भी इसमें शामिल हो जाएगा। दोनों बाइलेटरल बाद में सिमेट्रिकल एक साथ हो सकते हैं। तो शुरुआत ज्यादातर एक जोड़ से होगी, बड़े जोड़ से होगी, छोटे जोड़ से नहीं होगी जल्दी। पहले बड़े जोड़ होंगे जो वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं, जैसे हमारे घुटने खास करके और कमर। बिल्कुल। और इनमें भी जोड़ों में सूजन होगी, हल्की। डिफॉर्मिटी जल्दी नहीं आती है, देर से आती है। जैसे आम वात में जल्दी डिफॉर्मिटी आ जाती है, जोड़ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इसमें भी टेढ़े होंगे पर काफी समय बाद। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आर्थराइटिस से या फिर जो गठिया की समस्या है उसमें व्यायाम की क्या भूमिका होती है, खान पान किस तरीके का रखना चाहिए ताकि समस्या खड़ी ना हो, जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी, आप देख रहे हैं आयुष्मान भव, और आयुष्मान भव में आज जिक्र हो रहा है गठिया या फिर आर्थराइटिस से किस तरीके से मुक्ति मिल सकती है, क्या इसका आयुर्वेद में इलाज हो सकता है। डॉक्टर विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विजय जी, आर्थराइटिस से या फिर गठिया के रोग से अगर मुक्ति पानी है या इस समस्या का कुछ हद तक निदान पाना है तो उसके लिए आखिर व्यायाम की क्या भूमिका होती है? क्या व्यायाम करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? और खास तौर पर अगर देखा जाए तो खान पान किस तरीके का रखना चाहिए, क्या भूमिका है इन दोनों चीजों की? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार खान पान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, सिर्फ संधिगत रोगों में नहीं, सभी प्रकार के रोगों में। आयुर्वेद ने जो भी चिकित्सा किसी भी व्याधि की बताई है तो उसके 3 प्रमुख स्तंभ बताए हैं, 3 प्रमुख रास्ते बताए हैं चिकित्सा के। सबसे पहला है निदान परिवर्जन या पथ्य अपथ्य, जिसको हम कहते हैं। पथ्य मतलब क्या चीज सेवन करें, अपथ्य मतलब क्या चीज सेवन ना करें। तो इसमें जो पथ्य बताए गए हैं वो सभी प्रकार के अच्छे आहार जो पौष्टिक हो और शरीर में अब आम को उत्पन्न ना करें, बहुत गुरु आहार ना हो, बहुत ठंडा हुआ आहार ना हो। तो जैसे मैं अपने रोगी को मना करता हूँ खास करके वो दही, केला, ठंडा, खट्टा और बासी ना खाए। ठंडा आइटम नहीं खाना है, बहुत खट्टी पदार्थ नहीं लेने हैं, बासी चीजें नहीं खानी है, वो वायु को बढ़ाते हैं। और दही और केला भी जो है वो अभिसंधि हैं, पेटों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, रक्त संचरण रोक देते हैं एक तरह से जॉइंट्स में, या मतलब जो अच्छा रक्त का बराबर संचरण रहना चाहिए, सर्कुलेशन, वो रोकते हैं, तो जो है वो व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और बाकी इसके अतिरिक्त गर्म मसाले खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म जगह पे रहना चाहिए, सिकाई बीच बीच में कर लेना चाहिए। और व्यायाम की जहाँ तक बात है तो शरीर से व्यायाम सिर्फ उतना करना चाहिए जितना कि शरीर आपको अलाउ करे। हमारा शरीर इतना सेंसिटिव है कि ये खुद बता देता है कि कब आपको रुक जाना है, कब आपको नहीं चलना है, कब आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। तो शरीर अपने आप का खुद इंडिकेशन देता है कि आपको कौन से पोस्चर पे बैठना है, कौन से पे नहीं बैठना है। जैसे टॉयलेट सीट्स हैं तो इंडियन स्टाइल की टॉयलेट सीट्स अच्छी हैं, नो डाउट, उनसे प्रेशर अच्छा बनता है, मोशन क्लियर हो जाता है। लेकिन अवस्था के अनुसार जब संधिगत वात या और दूसरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हो जाएं तो प्रमोड लैट्रिन को यूज करना चाहिए। बहुत पैर को मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, या उकड़ू बैठे या नीचे पलटी मार के, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो ना बैठे। हाँ, एक जो हल्की वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग, वो जरूर करनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ आसन बताए गए हैं आयुर्वेद में, जैसे भुजंग आसन है, सलाब आसन है, और जो अलाउ है वो जरूर करने चाहिए। वो अलग अलग आसनों में लिखा रहता है कि इनको कौन सी व्याधि वाले लोग ना करें, जिनको जोड़ों की समस्या है, कुछ आसन बनाए हैं वो नहीं करते। बिल्कुल।
यहाँ पे डॉक्टर विजय कुमार, आपने कहा कि केले का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ जो दही या खट्टी चीजें हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो एहतियात है, ये जब आपको गठिया की या फिर अर्थराइटिस की समस्या हो, ये तभी के लिए है या फिर इस तरह की समस्या ना हो इस बाबत इसके पहले से ही इस बाबत एहतियात रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल। जैसे दूध जरूर पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम भी है, अच्छा प्रोटीन भी है। दूध का सेवन जो है वो स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए हम हर उम्र में। जरूरी नहीं है कि आधा लीटर 1 लीटर पिए, आप 100 भर पिए, 150 ग्राम 100 ग्राम पिए, पर रोज पिए। उससे कुछ ना कुछ कैल्शियम और प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। तो दूध एक अच्छा आहार है। इसके अलावा सोंठ का पाउडर बहुत अच्छा है। सोंठ जो है, जो अदरक को सुखा के जो सोंठ बनती है उसका पाउडर दूध में मिला के पिए, निश्चित रूप से लाभ रहेगा। हल्दी बहुत अच्छा पाउडर है, वो जोड़ों के रोग में फायदा पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और औषधियां हैं, जैसे सहजन है या निर्गुंडी के पत्र हैं या शिकायत के लिए धतूर का पत्र है। खैर वो तो अलग है, पर मैं जो बता रहा हूँ कि सहजन पत्र, धतूरे का पत्र या जो मिल सके निर्गुंडी का पत्र, इमली के पत्ते, ये सिकाई करने में बहुत अच्छे काम आते हैं। इनको गर्म करके और एक कपड़े में लपेट करके अगर उस पत्ते को बांध ले जोड़ों पे, तो भी संधिवात में और बहुत अच्छे आतंकित लाभ होते हैं आम बात में संधिवात। बिल्कुल। लेकिन इस समस्या का आयुर्वेद में किस तरीके से इलाज किया जाता है? आखिर क्या पद्धति है गठिया या फिर आर्थराइटिस के इलाज की आयुर्वेद में? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे आयुर्वेद में सभी व्याधियों की चिकित्सा के 3 प्रकार से इलाज बताए हैं। एक तो निदान परिवर्तन जो मैंने पद से बताया, दूसरा है पंचकर्म, संशोधन चिकित्सा बोलते हैं, कि जिसमें जो बढ़े हुए दोष है शरीर के अंदर, इनको शरीर से निकालने की क्रिया की जाती है। और तीसरा इलाज है संशमन चिकित्सा, जिसमें जो बचे हुए दोष हैं उनको शरीर में ही शांत कर दिया जाता है। तो सबसे अच्छा इलाज तो यही हुआ कि जो बढ़ा हुआ दोष है उसको शरीर से निकाल दें, क्योंकि जो शरीर में बढ़ गई ये चीज, दबाने से वो दब सकती है, लेकिन वो जब अपने मौके पाएगी तो फिर बढ़ेगी। तो शरीर से उसको बाहर कर दें, हटा दें। तो उसके लिए वमन, विरेचन, वस्ती, ये 2-3 बड़े अच्छे तरीके बताए गए हैं जो पंचकर्म के स्पेशलिस्ट जानते हैं और इसको प्रयोग भी करते हैं। तो एक तो ये इलाज हुआ, और इसमें विभिन्न प्रकार की सिकाइयां भी। सिकाई 2 तरह से खास करके होती है, एक गीली सिकाई, एक सूखी सिकाई। तो ये एक वैद्य जानता है कि कब हमको गीली सिकाई करनी है गर्म पानी से, भाप से, और कब हमको सूखी सिकाई करनी है, जैसे कि एक बल्ब से या बालू की गर्म पोटली से या सूखे कपड़े को गर्म करके। तो ये अलग अलग व्याधि पे जैसे हम लोग अपना निश्चित करते हैं कि क्या दोष बढ़ा है, किस रोग की क्या अवस्था है रोग की, उसके आधार पर हम ये अलग अलग प्रकार की सिकाइयां कराते हैं। केरल पंचकर्म भी इसमें काफी आगे है। बाकी हम लोग तो अपने कई तरीके से मेथड्स हैं जो हम इनकी सिकाई कराते हैं रोगियों की। और तीसरा है फिर संशमन चिकित्सा, जो औषधियों के द्वारा चिकित्सा की जाती है वो। बिल्कुल, यानी कि 3 पद्धतियां हैं जिसके जरिए बाकायदा यहाँ पे गठिया के रोग का जो इलाज है वो किया जाता है आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ पे चलते चलते एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगी कि आपने कहा कि महिलाओं के साथ ये समस्या ज्यादा होती है, चूंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो ऐसे में जानना ये चाहती हूँ कि आखिर कौन से वो एहतियात होते हैं जो महिलाओं को बरतने की जरूरत है, ताकि अगर जब आप 40 पार करें तो कम से कम इस समस्या से बचे रहें? जी, तो महिलाओं के लिए जो मेरी सुझाव रहेंगे वो तो ये कि एक तो महिलाओं को अच्छा और पौष्टिक आहार अपने लिए भी रखना चाहिए, आप खुद भी खाना चाहिए जी। महिलाओं का आपने नेचर देखा होगा कि वो अपने पति को या पिता को या बच्चों को, उन्हीं को ही अच्छा आहार देती है। अपना जो छोटा बहुत बच गया या कभी मिल गया तो ले लिया, ये उनका एक थोड़ा सा अपना एक स्वाभाविक नेचर है। तो इनको इससे थोड़ा हट के अपने आहार में भी दूध को और दूसरी जो अच्छे फल हैं, मेवे हैं, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अखरोट, बादाम, ये मेवे हो गए, या इसी तरह से फल हैं जो मतलब केला मान लेते हैं छोड़ दिया, लेकिन अनार, पपीता, सेब, अमरूद और दूसरे आहार जरूर लेने चाहिए, संतरे। तो ये एक पौष्टिक आहार जो एक कंप्लीट डाइट रहती है वो हुए, या दूध जरूर लेना चाहिए इनको। तो ये कुछ चीजें हैं अगर महिला अपने भोजन में रखती है तो मुझे नहीं लगता कि, और अपना पाचन का जरूर ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को भी, कि थोड़ा बचे हुए खाने से परहेज करें और ताजा भोजन ही अपना हर बार खाएं और भरपेट लें और एक्सरसाइज करती रहें, अपने आप को एक्टिव बनाए रखें। वैसे रहती हैं ज्यादातर महिलाएं तो अपने आप को एक्टिव रखती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह करती हैं, आसन करती रहें, प्राणायाम, योग भी करें, तो भाई अल्टीमेटली सब चीजें ऑक्सीजन से चलती हैं। तो प्राणायाम और योग से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का भी सैचुरेशन बढ़ा रहता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा जो है वो रक्त सब जगह अच्छी ताकत को पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, इसी पे ही हमारा शरीर चल रहा है।
जी, चलिए तो ये ये सारे चीज़ें एहतियात हैं जिसको अगर बरता जाए तो एक गठिया या फिर आर्थराइटिस की जो समस्या है उसे भी निजात पाई जा सकती है, कम से कम नियंत्रण में तो लाई जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए और गठिया से संबंधित ये ज़रूरी जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने खान पान में सुधार करें और जो भी खाएं पौष्टिक खाएं और ख़ासतौर पर जो महिलाएं हैं परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें ताकि 40 पार करने के बाद गठिया या फिर आर्थराइटिस जैसी समस्या ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम नियंत्रण में रहे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातः